Good morning, everyone, and let's continue with our chapter thermodynamics. Now, last time, thanks everyone, हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो अभी तक हम लोगों ने पहले तो वर्क डन पढ़ा है। तो वर्क डन में हम लोगों ने क्या क्या देखा है। वर्क डन का सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, एंड डेल्टा वी इज नथिंग बट V2 फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम। याद रखना, चेंज इन वॉल्यूम इज फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और हम लोगों को इस चैप्टर को खत्म करने के लिए 3 लेक्चर तो लगेंगे। नाउ नेक्स्ट इज W मैक्स, मैक्सिमम वर्क डन। तो मैक्सिमम वर्क डन वाज माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। अब मुझे बताओ, दोनों फॉर्मूलाज कब यूज करेंगे? अगर क्वेश्चन में हम लोगों को दिखा एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल प्रेशर नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो हम लोग यूज करेंगे नॉर्मल वर्क डन का फॉर्मूला। एंड अगर हम लोगों को दिखा आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, ये वर्ड एक इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल तो होना चाहिए, उसके साथ रिवर्सिबल भी होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि W मैक्स का फॉर्मूला यूज होगा। ओके। एंड अगर तुम लोगों को फ्री वर्क डन पूछा, फ्री वर्क डन मतलब फोकट का वर्क डन, मतलब क्या? तो वर्क डन इन वैक्यूम, या फिर फ्री एक्सपांशन बोला, फ्री एक्सपांशन। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे वर्क डन वर्ड नहीं आना चाहिए था, फ्री एक्सपांशन वर्ड आना चाहिए था। तो वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। वाई? बिकॉज वर्क डन, सॉरी, पी एक्सटर्नल इन वैक्यूम इज 0। ठीक है, तो ये वर्क डन के फॉर्मूलाज थे। सिमिलरली लास्ट टाइम हम लोगों ने फाइंड आउट की थी इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू। इसका फॉर्मूला क्या था? delta U is nothing but Q plus W, and this thing is justified by first law of thermodynamics। ठीक है, ये हम लोगों को किसने दिया इक्वेशन? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अब इसमें भी हम लोगों ने अलग अलग कंडीशंस पढ़ी थी। तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी थी? आई गेस आइसोथर्मल थी। ठीक है, तो आइसोथर्मल कंडीशन में डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0। अगर डेल्टा टी 0 हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं आना चाहिए। करेक्ट बोल रहे हो? सो हम डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा। एंड फाइनली व्हाट वी विल से, डेल्टा यू इज 0, तो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, और एल्स डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। ठीक है, अब ये आगे की चीज तुम लोगों को बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड्स में इसका क्वेश्चन नहीं आता यूजुअली, बट स्टिल अगर तुम लोग देखोगे, हम लोगों ने ऊपर कहाँ पे, तो ऊपर किधर, तो हम लोगों ने एक जगह पे पहले से आइसोथर्मल कंडीशन देखी थी। कौन से फॉर्मूला में देखी है? ऊपर ही हम लोगों ने किसी एक फॉर्मूला में आइसोथर्मल कंडीशन देखी है। कहाँ पे देखी है? रिवर्सिबल में। करेक्ट बोल रहे हो, ये सेकंड फॉर्मूला डब्ल्यू मैक्स का बराबर है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ दिस इज आइसोथर्मल, तो मैंने लिखा क्या है? Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ पे अगर तुम लोगों को हीट चेंज पूछा, तो तुम लोग माइनस का माइनस करोगे, मतलब ये हो जाएगा प्लस 2.303 nRT लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। ठीक है, ये तुम लोगों को एंट्रेंस में काम आएगा, बोर्ड्स में ये काम नहीं आने वाला है। बट अभी हम लोग आइसोथर्मल, अब आई गेस ये थर्ड टाइम हो रहा है, तो मैंने बोला कि और एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिक्स इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या 0 हो जाता है? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0। वेरी नाइस, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0। जो सिर्फ वी बोल रहे हैं, डेल्टा ऐड करने की जरा ये करो, याद रखना वो। अब डब्ल्यू क्या हो जाएगा फिर? माइनस पी एक्स डेल्टा वी, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अब डब्ल्यू अगर 0 हो गया, तो हम लोगों का फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो अच्छा वो सिंबल नहीं आता, तो ठीक है, तो बस याद रखना वो डेल्टा रहता है। अब यहाँ पे डेल्टा यू कितने हो जाएगा फिर? तो डब्ल्यू ई 0 हो गया, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, अब सेवेंथ प्रोसेस एडियाबेटिक ले लेते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक एक करके सारे प्रोसेसेस एंड फॉर्मूलाज रिवाइज करा रहा हूँ, और कुछ नहीं। क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, बराबर बोल रहे हो?
अब याद रखो, Q के आगे डेल्टा नहीं लिखा जाता, Q और W के आगे डेल्टा नहीं लिखा जाता। द रीजन बीइंग दे आर पाथ फंक्शन। तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू W, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़े। एट एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज आइसोबारिक, ठीक है। आइसोबारिक मतलब हम लोग रिएक्शन कैरी आउट करेंगे ओपन कंटेनर में, ठीक है, भूलना मत। एंड ओपन कंटेनर में हम लोग सबसे ज्यादा रिएक्शन करते हैं, तो दिस इज मोस्ट कॉमन प्रोसेस, दिस इज मोस्ट कॉमन प्रोसेस, ठीक है। तो अब अगर ये सबसे कॉमन प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यूपी, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या रहता है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, तो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस पी डेल्टा वी। अभी मैंने एक्सटर्नल प्रेशर निकाल दिया, मतलब वो एक्सटर्नली रहने वाला है, मुझे पहले से पता है, ठीक है। अब फिफ्थ क्या है, फिफ्थ मतलब आइसोथर्मल, अरे यार आइसोमर्मल, ओके, वो देर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, एडजस्ट कर लो। अब ये क्यूपी की वैल्यू मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। क्यों ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि ओपन कंटेनर में जो चेंज आता है वही तो मैं हमेशा कैरी आउट करने वाला, मतलब ओपन कंटेनर में जो रिएक्शन हम लोग हमेशा कैरी आउट कर रहे हैं, उसमें जो चेंज आ रहे हैं वो अगर मुझे पता चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फाइनली हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा वी, ठीक है। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच, विच इज नथिंग बट क्यू पी, विच इज नथिंग बट डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज होगा, दैट इज मच मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी देन एनी ऑफ द अदर प्रोसेसेस, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको डेल्टा एच बोल दिया। हाँ, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू पी, हाँ, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। तो फाइनली डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हो जाता है हम लोगों का फॉर्मूला। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछो। अभी तक हम लोगों ने इसमें ज्यादा कुछ फॉर्मूलाज देखे नहीं है। कौन से फॉर्मूलाज है, मैं एक बार चाहिए तो तुम लोगों को टिक करके दे देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो ये डब्ल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना है। उसके बाद डेल्टा यू का फॉर्मूला याद रखना है। बाद में तो सारी प्रोसेसेस है, वो तुम लोग डायरेक्ट डिराइव कर सकते हो। एंड फाइनली डेल्टा एच का फॉर्मूला, ये चार ही फॉर्मूलाज है। बाकी सारे डिराइव्ड फॉर्मूलाज है, मतलब ऊपर के फॉर्मूलाज से नीचे के फॉर्मूलाज अपने आप बन रहे हैं, ठीक है। तो लिख, ये इसका है, चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तुम लोगों को ग्रुप पे तो सेंड ही कर दूंगा पीडीएफ। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन आया है, ऋतुजा ने क्वेश्चन पूछा है, चलो देखते हैं। मैं तुम लोगों को क्वेश्चन पूछता हूँ। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यूपी, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच, इज अ पाथ फंक्शन और अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। ऋतुजा का क्वेश्चन ये था कि सर, और बहुत वैलिड क्वेश्चन है और बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर क्यूपी एक पाथ फंक्शन है जिसके आगे हम लोग डेल्टा नहीं लिखते, तो डेल्टा एच भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ एच आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है। हम लोगों ने क्या बोला, हीट इज अ पाथ फंक्शन, तो उसके आगे हम लोगों को डेल्टा नहीं लगाना चाहिए। तो वैसे ही डेल्टा एच भी तो हीट ही है, तो उसके आगे डेल्टा क्यों आ रहा है। तो मुझे बताओ, डेल्टा हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या, तो हम लोगों का डेल्टा एच, इट इज अ पाथ फंक्शन और अ स्टेट फंक्शन। ओके, अक्षय एंड आयुष, योर आंसर आर करेक्ट, so हमारी करेक्ट आंसर है। आयुष करेक्ट, कोमल करेक्ट, असीम प्रणव करेक्ट आंसर, सोम पाठक करेक्ट आंसर है।
हिमांशु करेक्ट आंसर है। ओके, तो याद रखो इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, निहारिका करेक्ट आंसर था। ओ, तो तुझा करेक्ट बोल रहे हो। तो इट इज अ स्टेट फंक्शन, it is a state function. Why it is a state function? Because its path is fixed. Its path is fixed. इसका रीजन भी है, इसकी पाथ ये फिक्स कर दी हम लोगों ने, और पाथ कौन सी फिक्स की है? एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम लोगों ने कोई एक प्रॉपर्टी मतलब एक पाथ फिक्स कर दी है तो इट इज अ स्टेट फंक्शन। इसकी पाथ अभी हम लोग चेंज कर ही नहीं पाएंगे। हम लोगों ने अगर ये कांस्टेंट प्रेशर से हटा के कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया तो हीट की वैल्यू चेंज होगी, बट कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो हम लोग डेल्टा एच बोल ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम लोगों ने कांस्टेंट प्रेशर से कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया तो क्या चेंज होगा? हीट चेंज होगा। एंड हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसे तो हम लोग डेल्टा एच बोलेंगे ही नहीं, तो डेल्टा एच बचेगा ही नहीं। ठीक है, ओके। तो याद रखो हम लोगों ने इसकी पाथ फिक्स कर दी है, हेंस इट इज अ स्टेट फंक्शन। ओके, बाय द वे एक छोटी सी चीज हम लोगों की रह गई थी, किसी ने याद नहीं दिलाया मुझे, किधर गया वो? हाँ, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट चेंज हो रहा है, तो डेल्टा यू इज हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड डेल्टा एच इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दो चीजें मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम भी लिख के दी थी। ठीक है, हाँ, सारे के सारे प्रोसेसेस में जो चेंज आता है वो स्टेट फंक्शन होता है। याद रखो तुम लोगों को स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ याद रखना है पाथ फंक्शन। और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू तो हम लोगों के पास तो सिर्फ दो ही पाथ फंक्शन है, एक है वर्क डन और दूसरा है हीट। ठीक है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को ये दो ही याद रखना है, बाकी हम लोगों को कुछ याद नहीं रखना है। तो मुझे लगता है इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजन होगा। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू अभी मैं बोल रहा हूँ स्वयं, जो कुछ चीजें मैं वापस बता रहा हूँ वो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ। ओके, चलो आगे बढ़े। तो ये रिवीजन का पार्ट था, अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जरा मेन चैप्टर की तरफ। अब वर्क डन का कोई पाथ हम लोग फिक्स नहीं करते यूजुअली। वर्क डन हम लोग अलग अलग पाथ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका कोई ऐसे कोई नाम नहीं है फिर। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट एंथैल्पी। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंथैल्पी? ठीक है, एंड डेल्टा एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। ठीक है, इस चैप्टर की एंट्रेंस भी इजी नहीं बोलूंगा मैं, और डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगा, मतलब एक एवरेज, अबव एवरेज, वे अबव एवरेज, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट से थोड़ा इजी। ठीक है, ऐसा चैप्टर है समझ लो। तो अब एंथैल्पी का मीनिंग क्या है? तो पहली बात मतलब एंथैल्पी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिख लो। एंथैल्पी इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी प्लस पी इंटू वी। ठीक है, अब मुझे बताओ प्रेशर इंटू वॉल्यूम हम लोगों को क्या देता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम हमें क्या देता है? वर्क डन देता है। वेरी नाइस। तो देखो एंथैल्पी की अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? तो प्रेशर इनटू वॉल अच्छा, एनआरटी भी देता है, बराबर, बहुत लोगों ने एनआरटी आंसर सेंड किया है एंड यू गाइस आर नॉट रॉन्ग, करेक्ट है वो भी। तो एंथैल्पी इज एडिशन ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम टू मेंटेन a constant volume, to maintain a constant volume। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है वो समझाता हूँ। देखो, समझो कि तुम लोगों के पास एक बलून था एंड उस बलून को तुम लोगों ने इन्फ्लेट कर दिया।
ठीक है। अब इसके अंदर जो गैस है, इसके अंदर जो गैस है उसकी कुछ एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी बोलेंगे हम लोग उसे। अब मुझे बताओ, तुम लोगों ने एक ऐसे बलून इन्फ्लेट करके रखा है और उसको एकदम टाइटली ऐसे कस के बांध दिया, तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है या नहीं रहता? हम लोग पूरे 2-3 दिन के बाद की बात नहीं करेंगे, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि सर 2-3 दिन के बाद वो छोटा हो जाता है। हम लोगों का पेपर 1 से 2 घंटे का रहता है, तो 1-2 घंटे तक उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा बराबर 1 से 2 घंटे के लिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे कि अपना पेपर 2 घंटे का है, तो 2 घंटे तक ये बलून हम लोगों को चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो छोटा हो बड़ा हो अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट, अब देखो आप, ये वॉल्यूम इतना ही मेंटेन रखने के लिए, ये वॉल्यूम इतना ही मेंटेन रखने के लिए ये गैस प्रेशर को, ये बाहर का प्रेशर है, ठीक है, बाहर के प्रेशर को अंदर की तरफ से काउंटरएक्ट कर रही है, बराबर कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? बाहर से प्रेशर आ रहा है, तो बलून का वॉल्यूम उतना ही मेंटेन रखने के लिए गैस अंदर से भी फोर्स लगा रही है और बाहर से एटमॉस्फेयर फोर्स लगा रहा है, और दोनों बैलेंस हो रहे हैं, तब जाके उतना वॉल्यूम मेंटेन्ड है। इधर तक वापस फॉलो हो रहा है सबको? ओके। अब मुझे बताओ, तो कॉन्स्टेंटली अंदर से प्रेशर लगाते वक्त गैस कुछ तो वर्क डन करेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? कॉन्स्टेंटली अंदर से जब वो गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो गैस कंटिन्यूअसली कुछ तो वर्क डन करेगी, एंड वर्क डन में गैस अपनी कुछ एनर्जी कंटिन्यूअसली यूटिलाइज कर रही है, एंड दैट एनर्जी which is used to maintain a constant volume can be given by PV। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो एक कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन हो रहा है, टू मेंटेन अ कांस्टेंट वॉल्यूम, इट विल ऑलवेज डू सम वर्क डन। ठीक है, इट इज कॉन्स्टेंटली डूइंग सम वर्क डन, एंड उसे हम लोग बोलेंगे पीवी। एंड इन दोनों की अगर हम लोगों ने एडिशन की, अगर इन दोनों की हम लोगों ने एडिशन की, तो हम लोगों को मिलेगी एंथैल्पी। तुम लोगों को इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में का छोटा सा एक डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी में हम लोग सिर्फ गैस की एनर्जी देख रहे थे, एंड यहाँ पे वो कंटिन्यूअसली कुछ एक छोटा सा वर्क डन करे जा रही है, सो दैट इट विल मेंटेन अ कांस्टेंट वॉल्यूम। उन दोनों की एडिशन एंथैल्पी हो जाएगी। ठीक है, तो ये डायग्राम तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे जस्ट एक एक्सप्लेन करने के लिए वो ये डायग्राम बनानी पड़ी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, हम लोग कभी इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कैन वी कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी? नहीं कैलकुलेट कर सकते, बराबर बोल रहे हो। अब इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो मुझे बताओ तुम लोग एंथैल्पी कैलकुलेट कर पाओगे क्या कभी? नहीं कर पाएंगे, वेरी नाइस। तो नीचे लिख दो, सिंस टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज नॉट कैलकुलेटेड, या फिर ऑफ अ सिस्टम कैनॉट बी कैलकुलेटेड, हेंस टोटल एंथैल्पी कैनॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो अब जब हम लोग कोई, अरे पहले से आंसर आ भी गए, प्रणव करेक्ट बोल रहे हो। अब मुझे बताओ, तुविन करेक्ट बोल रहे हो आप भी। तो अब मुझे बताओ, जब हम लोग टोटल वैल्यू नहीं काउंट कर पाएंगे तो हम लोग कौन सी वैल्यू काउंट करते हैं? जब हम लोग टोटल वैल्यू काउंट नहीं कर पाते, तो हम लोग कौन सी वैल्यू काउंट करते हैं? अथर्व करेक्ट है, यार का वेरी नाइस, ऋतुजा करेक्ट। तो ऐसे टाइम पे हम लोग चेंज कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? चेंज। कार्तिक मंदार करेक्ट आंसर था आपका। तो ऐसे टाइम पे हम लोग चेंज या फिर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अब देखो आप, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास दो गैसेस थी, सॉरी दो गैस नहीं थी, एक गैस थी जो दो अलग अलग स्टेट में मैं लेके गया। पहले स्टेट 1 था, उसके बाद मैं स्टेट 2 में लेके जा रहा हूँ गैस को। ठीक है, अब ये कैसे करूंगा मैं? तो ये मेरे पास एक गैस है, ठीक है, इस गैस का कुछ प्रेशर होगा, इस गैस का कुछ वॉल्यूम होगा, इस गैस का कुछ टेम्परेचर होगा। इसे
मैंने कंप्रेस किया, हीट किया, प्रेशराइज किया, तीनों एक ही टाइम पे कर दिया, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। प्रेशर भी चेंज हुआ, वॉल्यूम भी बढ़ा दिया, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, P2, V2 एंड T2, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब मैंने दो स्टेट चेंज की और दोनों स्टेट में मुझे अगर एंथैल्पी का फॉर्मूला बनाना है, तो एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, डेल H इज इक्वल्स टू U प्लस पीवी। H इज इक्वल्स टू U प्लस पीवी, इट इज द एडिशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन यूज्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, स्टेट वन के लिए H1 बोलूंगा, विच इज नथिंग बट U1 इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस इनिशियल प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब दूसरी जगह पे भी H2 इज इक्वल्स टू U2 प्लस T2 V2। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अब हम लोग अज्यूम करने वाले हैं कि हम लोग हमेशा एक ही प्रोसेस करते हैं, जो कि रहती है कांस्टेंट प्रेशर वाली। तो अज्यूमिंग आइसोबारिक कंडीशन, अज्यूमिंग आइसोबारिक कंडीशन। अब आइसोबारिक कंडीशन अगर होगी, ठीक है, ये हम लोगों का अजम्पशन है, क्योंकि आइसोबारिक कंडीशन हम लोग बार बार करते हैं, वो करना प्रेफर करते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, P1 इज इक्वल्स टू P2, समझ में आ रहा होगा। P1 और P2 ये सेम हो गए। ऊपर मैंने यहाँ पे P1 और P2 डिफरेंट बोले थे, बट ये कंपलसरी थोड़ी ना है कि वो डिफरेंट रहने ही चाहिए, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर सेम हो गए, तो मैं क्या करूंगा, H1 इज इक्वल्स टू U1 प्लस PV1, समझ में आ रहा है। इसको मैंने P बोल दिया, एक कांस्टेंट प्रेशर, एंड H2 इज इक्वल्स टू U2 प्लस PV2। अब मैं H1 भी कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैं H2 भी कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट मैं डेल्टा तो जरूर कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो डेल्टा H1, सॉरी डेल्टा H इज फाइनल माइनस इनिशियल। याद रखो, हमेशा चेंज के लिए हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, एंड फाइनल क्या था, तो U2 प्लस PV2 माइनस ये U1 प्लस माइनस माइनस हो गया PV1, फॉलो हो रहा होगा। अब सेम टर्म्स एक साइड लाते हैं हम लोग, तो U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1। मेरे ख्याल से यहाँ पे P कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो U2 माइनस U1 क्या बन जाएगा, डेल्टा U, प्लस P बाहर आ गया, V2 माइनस V1 क्या बन जाएगा, डेल्टा V, विच इज नथिंग बट डेल्टा H। डेल्टा H का फॉर्मूला समझ में आ रहा है। ये सेम फॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर भी डिराइव किया था, बट वो हम लोग बाय यूजिंग इंटरनल एनर्जी कर रहे थे। अभी हम लोगों ने एंथैल्पी का डायरेक्ट फॉर्मूला और या फिर एक्सप्रेशन यूज करके डिराइव किया है, ठीक है। याद रखो, तुम लोगों को ये ऐसी कोई डेरिवेशन पूछने के चांसेस नहीं है, बट स्टिल लिख दो, ये कंप्लीट करो। एंड थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोगों को हर एक टर्म का मीनिंग समझ में आना चाहिए। इंटरनल एनर्जी बोलो या फिर इंटर एंथैल्पी बोलो। अब आगे जाके हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी पढ़ेंगे, तो वो भी समझ में आना ही चाहिए। सब्जेक्टिव में वो तुम लोगों को क्या पूछेंगे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम लिखा था, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे, आज नहीं होगा, ठीक है। बट ये ऐसी छोटी मोटी चीजें होंगी, और बहुत सारे डेफिनेशंस आएंगे अभी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, जो हम लोगों ने एक्चुअली पहले भी पढ़ा है, एक बार रिपीट होगा। बोर्ड्स में न्यूमेरिकल्स का एक अच्छा खासा पार्ट रहता है, पकड़ लो कि एक 30% न्यूमेरिकल्स रहता है, ऑप्शंस के साथ में बोल रहा हूँ मतलब। तो विथ ऑप्शंस अगर हम लोग काउंट करने जाएंगे, तो एक 30% तो न्यूमेरिकल रहता ही है। एंड लास्ट टाइम ही मैंने तुम लोगों को बताया था, न्यूमेरिकल्स में हम लोगों को लॉग कैलकुलेशन दिखाना कंपलसरी है, ठीक है। तो चलो एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं इनके ऊपर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा और फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ठीक है।
ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था, इसमें ही थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी की थियरी पूछेंगे। करेक्ट। तो एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज क्या होता है। तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। उसमें भी तो हीट चेंज होता है, तो उसमें एंथैल्पी चेंज कितना आता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोगों के पास कोई एक रैंडम रिएक्शन है, समझ लो। अब जब रिएक्शन होती है तो तुम लोग क्या चेंज फाइंड आउट करना पसंद करोगे, वॉल्यूम चेंज या नंबर ऑफ मोल्स का चेंज? किसी एक रिएक्शन में तुम लोग क्या कौन सा चेंज फाइंड आउट करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स। हम लोग रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स से ज्यादा डील करते हैं, पता होगा तुम लोगों को। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट बोल रहे हो सब्जन। अब हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूला को। तो देखो अपना फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब जब मुझे डेल्टा वी से कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे उससे कुछ पड़ी ही नहीं है, तो मैं वो क्यों टर्म लिखूं? तो मैं क्या करूंगा, हम लोगों के पास एक बहुत पुरानी इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? आइडियल गैस इक्वेशन, आईजीई। एंड वो इक्वेशन क्या बोलती है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है। अब पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में वापस हम लोगों को पी डेल्टा वी चाहिए। तो पी डेल्टा वी कैसे मिलेगा वो अज्यूम देखते हैं। तो स्टेट वन एंड स्टेट टू। ठीक है। अब तुम लोगों ने एक एवोगैड्रोस लॉ भी पढ़ा था। एवोगैड्रोस लॉ क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, बराबर के नहीं? अब देखो ऊपर वाले में मैं प्रेशर सेम रख रहा हूं और वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं। मैं क्या चेंज कर रहा हूं, वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं। अगर मैं वॉल्यूम चेंज करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे पी डेल्टा वी में डेल्टा मतलब क्या, तो चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होंगे। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेट वन में फॉर्मूला आएगा पी वी वन इज इक्वल्स टू एन वन आर टी। ठीक है, पी वी वन एन वन आर टी, क्योंकि वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो गए। तो इनिशियली वी वन था तो एन वन था। अब स्टेट टू में पी वी टू इज इक्वल्स टू एन टू आर टी। यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो गए, तो वी टू के लिए एन टू आ गया। ठीक है। अब मुझे पी डेल्टा वी चाहिए, डेल्टा कब आएगा, जब मैं चेंज लूंगा। तो पी डेल्टा वी के लिए इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को हम लोग माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू। ठीक है। तो व्हाट आई विल गेट, पी वी टू माइनस पी वी वन इज इक्वल्स टू एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी। ठीक है। देखो मैं एकदम स्लो जा रहा हूँ, मुझे भी पता है, बट किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो बता देना। तो यहाँ पे वी टू माइनस वी वन इज इक्वल्स टू आर टी, सॉरी वी टू माइनस वी वन इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन आर टी। ठीक है। अब फाइनली मुझे बताओ, वी टू माइनस वी वन और एन टू माइनस एन वन, इसको क्या लिखेंगे, पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है। अब अगर नोटिस करोगे मैंने यहाँ पे एक जी ऐड कर दिया, तो उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एन जी? वेरी नाइस, गैसेस के लिए। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है। याद रखो हम लोगों ने ऊपर ही लिखा था दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए रहती है। एंड यहाँ पे जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए ही आना चाहिए। ठीक है। तो फॉलो हुआ होगा सबको। तो अब ये पी डेल्टा वी अगर मैं मेरे फर्स्ट इक्वेशन में ऐड करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है। अब ये फॉर्मूला देखने में बहुत प्यारा और बहुत छोटा और सिंपल लग रहा है, बट मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको डेल्टा एन जी निकालने नहीं जमता। ठीक है। लोग
डेल्टा एनजी निकालते वक्त ही मिस्टेक करते हैं। तो मैं तुम लोगों को कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल देने वाला हूँ एंड तुम लोग उसका मुझे आंसर दिखने डेल्टा एनजी निकाल के दिखाने वाले हो, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल करने हैं और कुछ नहीं। तो चलो कुछ रिएक्शन लेते हैं। डेल्टा एनजी निकालना स्टार्ट करो। अच्छा लिखना बाकी है क्या किसी का? कंप्लीट कर दो ये जल्दी जल्दी। उत्तरा करेक्ट आंसर है। राइट करेक्ट आंसर है। प्रणव सोहम। करेक्ट आंसर है। ओके तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीजें बताना भूल गया। हमारी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में कौन सी चीजें किस टर्म को रिप्रेजेंट करती है वो रह गया है ना, तो वो एक बार वापस लिख देते हैं। देखो, पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, ये तो पता ही है हमें। वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, ये भी हम लोगों ने अभी तक देखा है। एन इज नंबर ऑफ मोल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आर, विच इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। एंड इस पूरे चैप्टर में आर की वैल्यू हम लोग क्या लेने वाले हैं? इस पूरे चैप्टर में आर की वैल्यू हम लोग क्या लेने वाले हैं? हाँ, यहाँ पे हम लोग लेंगे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। वेरी नाइस, सबको याद है। अक्षय 25.3 मत लेना यहाँ पे, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बोर्ड में हम लोगों को एग्जैक्ट आंसर निकालना है। ओके तो अब मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो प्लीज जरा सॉल्व करो और तुम लोगों को सिर्फ इनके डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, नथिंग एल्स। जो मैंने स्टेट नीचे लिख के दी है वही तुम लोग काउंट करने वाले हो। डेल्टा एनजी का फॉर्मूला इज N2 माइनस N1, फाइनल माइनस इनिशियल। तुम लोगों को डेल्टा मतलब चेंज निकालते वक्त हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है। ओके अथर्वा करेक्ट आंसर है। तो हम प्रणव करेक्ट, उत्तरा करेक्ट, निमित राइट आंसर, आदित्य नाइस करेक्ट आंसर है। सोहन सावंत लास्ट आंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं अभी। तुम लोगों को सिर्फ फाइनल और फाइनल से इनिशियल माइनस करना है और तुम लोगों को डेल्टा एनजी की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं। पहले तो जरा रिएक्टेंट साइड देख लो। ये इनिशियल है, रिएक्टेंट हमेशा बिगिनिंग में रहते हैं तो ये इनिशियल है और प्रोडक्ट हमेशा फाइनल रहते हैं। तो तुम लोग यहाँ पे एनपी माइनस एनआर भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स है, मीथेन का 1 मोल है एंड ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं, तो टोटल हो गए 3। तो इन करेक्ट आंसर है, आदित्य करेक्ट आंसर है। तो इन आपके लास्ट आंसर में साइन की मिस्टेक है। एंड यहाँ पे भी देखो CO2 का 1 मोल है और वाटर के 2 मोल्स है और वाटर गैसियस स्टेट में ही है, तो टोटल मोल्स कितने हो गए गैस के? 3 हो गए। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम लोग करेंगे तो फाइनल मतलब प्रोडक्ट के मोल 3,
उसमें से माइनस इनिशियल मतलब वापस 3, तो आंसर आ गया 0। अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स लोगे। यहाँ पे एक्चुअली तुम लोगों में से बहुत लोगों ने मिस्टेक की होगी। हाँ सो वेरी नाइस, तो तुझे करेक्ट बोल रहे हो। ये सॉलिड है, गैस के नंबर ऑफ मोल्स काउंट करने वाले हैं, सॉलिड्स को काउंट नहीं करेंगे। निहारिका करेक्ट है। तो अब यहाँ पे भी देखो ये भी सॉलिड है, इसको काउंट मत करना, ये काउंट नहीं होगा। हम लोगों को गैस देखना है, तो एक ही गैस है, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल में एक है, इनिशियल में 0 है, तो 1 माइनस 0 1। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो कितने गैस के मोल्स है, एक अमोनिया का और दूसरा HCl, तो टोटल हो गए 2 मोल। और यहाँ पे एक सॉलिड है, और सॉलिड को हम लोग लेंगे कुछ नहीं 0, तो वापस आंसर कैसे आएगा। तो यहाँ पे 0 था, फाइनली 0 हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली 0 माइनस इनिशियल विच इज 2, आंसर इज -2। गेटिंग इट। करेक्ट बोल रहे हो सोहम पाठक। बहुत लोग हैं जिनका नाम सोहम है। ओके, तो डेल्टा एनजी निकालना एक इंपॉर्टेंट टास्क रहता है, जिसमें हम लोग हमेशा सॉलिड्स या फिर लिक्विड्स को भी गलती से काउंट कर लेते, तो आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। अब टी डेल्टा वी से रिलेटेड हम लोगों ने और एक फॉर्मूला देखा था, किसी को याद है। टी डेल्टा वी से रिलेटेड हम लोगों ने और एक फॉर्मूला देखा था, किसी को याद है वो फॉर्मूला, मतलब किस चीज का था, वर्क डन का था। करेक्ट बोल रहे हो कार्तिक। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है। अब हम लोग पी एक्सटर्नल लिखते नहीं रहेंगे, बट स्टिल याद रखना कि दैट इज पी एक्सटर्नल। ठीक है। तो पी डेल्टा वी ये एक फॉर्मूला था। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही डिराइव किया है दैट सिंस पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एन जी आर टी, तो हम लोग ये ऊपर वाला फॉर्मूला वर्क डन का थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, दैट डब्ल्यू इज नथिंग बट माइनस डेल्टा एन जी आर टी। गेटिंग इट। किसी ने तो, मैं जब वर्क डन पढ़ा रहा था ना, तभी ये फॉर्मूला मुझे पूछा था कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या। तो आई गेस आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ओके चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड वर्क डन इन फॉलोइंग रिएक्शंस एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एम आई ऑडिबल है गाइस। ओके यश आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है आई गेस, यश साळवी। ओके तो तुम लोगों को सिर्फ वर्क डन फाइंड आउट करना है एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। वर्क डन का भी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो ये जो हम लोगों ने अभी जस्ट डिराइव किया है वो। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं। ये जो तुम लोगों को क्वेश्चन दे रहा है वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे भी जाते हैं। ये जरा सॉल्व करो। ओके यश सोहम ऋतुजा तुहिन करेक्ट आंसर है आपके सबके। असीम करेक्ट आंसर। अजिंक्य करेक्ट आंसर। ओके एंड और कोई तो एक अच्छी रिएक्शन।
हम्म, ओके। ये जो लास्ट वाली प्रोसेस है, इसका तुम लोगों को नाम पता रहना चाहिए। दिस इज थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस। ठीक है। ओके। ऑलमोस्ट सबके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। नाइस नाइस। तो देखो फर्स्ट वाला, W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। एंड सेम रिएक्शन के लिए हम लोगों ने ऊपर ही डेल्टा एन जी निकाला था। इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी कितना था, तो 1 था। तो यहाँ पे तुम लोगों को एन जी की वैल्यू, डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 डालनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, सॉरी -1 इंटू आर की वैल्यू इज 8.314 इंटू 300। ठीक है। एंड अभी 300 से इसको मल्टीप्लाई करना है, कुछ इतना बड़ा टास्क नहीं है, सबने कर लिया है। आंसर इज -2494.2। ठीक है। इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है, एंड यूनिट इज जूल्स। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने 8.314 के आगे क्या लिखा था, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, कहाँ पे गया वो, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो आंसर आएगा जूल्स में। ठीक है। तो ये हो गया तुम लोगों का फर्स्ट आंसर। अब सेकंड वाले की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वाले के लिए डेल्टा एन जी आर टी, एंड डेल्टा एन जी की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट की थी, विच वॉज 2। ठीक है। अथर्व करेक्ट आंसर है, 2 इनकरेक्ट। तो यहाँ पे कैसे होगा, माइनस ऑफ -2 इंटू 8.314 अगेन इंटू 300। ठीक है। ये 300 कैसे आ रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को। ठीक है। ये 327 डिग्री से क्यों आ रहा है, बिकॉज हम लोग इसे केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, अरे बोल ऋतुजा। तो अब इसका आंसर माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, और आंसर आता है 4988.4 जूल्स। ठीक है। एंड लास्ट वाला, वेरी नाइस सब्जन, करेक्ट बोल रहे हो। तो W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। एंड डेल्टा एन जी लास्ट वाले इक्वेशन के लिए अगर हम लोग निकालने गए, तो ये दोनों सॉलिड मतलब जीरो, ये भी सॉलिड मतलब जीरो, मतलब यहाँ पे वर्क डन होगा क्या, तो यहाँ पे वर्क डन होगा ही नहीं। तो W इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि डेल्टा एन जी की वैल्यू ही जीरो आ गई। ठीक है। ये लास्ट वाली इक्वेशन जीरो क्यों आ रहा है वो समझ में आ रहा है ना। किसी को अगर इस फॉर्मूला को यूज करने में कुछ भी दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, तो पूछो, नहीं तो फिर हम लोग आगे जाएंगे एंथैल्पी के फॉर्मूलाज की तरफ। ओके। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके। करेक्ट बोल रहे हो मंदार, थर्माइट प्रोसेस ये रेलवे ट्रैक्स बनाने के काम आते हैं। उनकी वेल्डिंग करने में हम लोग यूज करते हैं थर्माइट प्रोसेस को। अब और एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। याद रखो, एंट्रेंस में तुम लोगों को क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे जाते ही हैं। वैसे ही तुम लोगों को बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आते ही है, न्यूमेरिकल्स। पार्ट 1 अगर पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स आना ही है। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके। तो रिएक्शन दिए तुम लोगों को, 2CO, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड O2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, गैसियस फॉर्म है, ये दोनों गैसेस गैसियस फॉर्म में ही रहती है, गिविंग यू 2CO2 गैस। ठीक है। इफ डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन is -566 किलोजूल, then find delta U for change in enthalpy for 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। या फिर एक काम करते हैं, और अबव रिएक्शन, अभी के लिए मोल्स नहीं ऐड करते, और अबव रिएक्शन। ठीक है। मोल्स हम लोग बाद में लेते हैं, मोल वाला क्वेश्चन पहले ये सॉल्व करो जरा, फिर तब तक मैं आगे और एक कोई रिएक्शन ढूंढ लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। ओके। तो तुम लोगों को डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला कौन सा होगा वो तुम लोगों को पता होगा ही, बट फिर भी एक बार लिख देता हूँ।
डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो हम परफेक्ट करेक्ट बोल रहे हो आप। तो यहाँ पे डेल्टा यू के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, करो ये सॉल्व करो। हाँ, टेम्परेचर एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखो टेम्परेचर यूजुअली हम लोग रूम टेम्परेचर लेते हैं विच इज 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस 298 हो जाएगा, तो तुम लोगों को कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं नंबर्स थोड़े इजी करके दे रहा हूँ। ठीक है, करो ये सॉल्व। ओके प्रणव, करेक्ट आंसर है। अक्षय, आपने साइन में मिस्टेक की है। ओके, तुहिन, करेक्ट आंसर है। एक मिनट, हाँ, मैं करेक्ट आंसर बोल तो रहा हूँ, बट आई गेस यहाँ पे कुछ लोगों से मिस्टेक भी हो सकती है। ओके, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। मैं अभी किसका करेक्ट और किसका रॉन्ग है वो बोल नहीं पा रहा हूँ। हाँ, बट जिन्होंने यूनिट कन्वर्जन किया है ना, बहुत अच्छी बात की है। ठीक है, बाकी अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी तो भी चलेगा, बट तुम लोगों को यूनिट कन्वर्जन करना है वो समझ में आ रहा है, दैट इज गुड। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे अभी हम लोग जो वैल्यूज पुट करने वाले हैं उनके यूनिट जरा एक बार चेक करते हैं। डेल्टा एच इज -566 किलो जूल। टेम्परेचर इज 300 केल्विन, वो केल्विन में ही रहता है तो मैं डायरेक्ट केल्विन में लिख रहा हूँ। डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर तुम लोगों ने निकाली तो जरा डेल्टा एन जी की वैल्यू पहले देखते हैं कितने आएगी। तो देखो N2 कितने फाइनल, दो। N1 इनिशियली कितने थे, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 3। तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, 2 - 3 कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज -1। अब आगे बढ़ते हैं। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी लोगे, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। याद है ना, ये इतना लिखने के लिए तुम लोगों को आधा मार्क मिलता है। उसके बाद तुम लोग फॉर्मूला लिखोगे, उसके लिए आधा मार्क मिलता है। तो ये मार्क्स मतलब गवाना मत, ये मिलने ही चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा यू के लिए देख लेते हैं अभी फॉर्मूला। तो डेल्टा यू इज नथिंग बट डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी, बट आर की वैल्यू जूल्स में एंड एच की वैल्यू किलो जूल्स में, तो ये चलेगा क्या, तो ये नहीं चलेगा। तो हम लोगों को इसे पहले किलो जूल्स से जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। -5,66,000 जूल्स। समझ में आ रहा है ये कन्वर्जन क्यों हो रहा है। एंड उसके बाद अभी तुम लोगों को आंसर आ गया होगा फिर, करेक्ट बोल रहा सब्जन बाय द वे। ओके, जिनका आंसर 563 इस रेंज में था वो करेक्ट थे। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, -5,000, सॉरी 5,66,000। ये यूनिट कन्वर्जन क्यों हो रहा है वो समझ में आ रहा है ना। माइनस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन की वैल्यू क्या थी, तो -1
इंटू 8.314 इंटू 300, ठीक है। तो -56600 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, एंड 300 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ही हम लोगों ने इसका आंसर निकाला था 2494.2, ठीक है। तो प्लस 2494.2, एंड जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो तुम लोगों को आंसर आ रहा है -563505.8। लास्ट जिसने आंसर सेंड किया उसका आंसर मैं देख रहा हूँ, तो अगर कुछ मिसमैच होगा तो मैं डायरेक्ट तुम लोगों के ही आंसर लिख रहा हूँ, तुम लोग एक बार देख लेना किधर कैलकुलेशन में मिस्टेक है। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू -563.5 किलो जूल। इसमें किसी को डाउट होगा तो पूछो। ओके, चलो आगे बढ़े। लिख के हो गया ना सबका, किसी का बाकी है? हाँ, तो और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग यू H2O लिक्विड। डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज -286 किलो जूल। मुझे बताओ -286 किलो जूल्स अगर है तो उसका मतलब क्या है? इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। वेरी नाइस, जो कोई एक्सो बोल रहा है परफेक्ट बोल रहे हैं। देखो, माइनस मतलब बाहर निकल जाना, हीट कम हो रही है, माइनस क्यों साइन आ रहा है? बिकॉज हीट कम हो रही है, ठीक है। और अगर हीट कम हो रही है मतलब मैं हीट बाहर रिलीज करूंगा, और हीट अगर बाहर रिलीज होगी तो इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना? हीट कम हो रही है, माइनस साइन, तो उसमें गिरावट होगी, कम होगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड वर्क डन इन above रिएक्शन। ये पार्ट ए है, पार्ट बी। हाँ, above रिएक्शन एट, वही है 27 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा डिफिकल्ट नंबर्स नहीं दे रहा हूँ, इजी नंबर दे रहा हूँ। एंड सेकेंड, फाइंड एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड, ठीक है। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है अभी। एंड पार्ट सी, फाइंड इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज यूज, ठीक है। तो करो ये, करेक्ट बोल रहे हो कोमल? लास्ट सम रिपीट करना है थर्ड स्टेप से। कोमल कौन से थर्ड स्टेप, मतलब यहाँ से, ये इधर से? दिस इज दिस इज द स्टेप यू आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे मैंने किलो जूल्स से जूल्स में कन्वर्ट किया, तो देखो हम लोगों को ऐसे टाइम पे इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब 1 2 3, ऐसे 3 डिजिट इसको पीछे लेके जाने का, पॉइंट जो है डेसिमल जो है उसको 3 डिजिट पीछे लेके जाओ, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू किलो जूल्स। चलो ये सॉल्व करो अभी, खुद से ट्राई करो, फिर मैं तो सॉल्व करके दिखाने ही वाला हूँ।
वर्क डन निकालना तो एकदम इजी है, वो सबसे हो जाएगा अभी। सेकेंड और थर्ड पार्ट में तुम लोगों को जरा हटके दिमाग लगाना है। करेक्ट बोल रहे हो शिवम? नहीं ऋतुजा, यहाँ पे तुम लोगों को यूनिटरी मेथड यूज करना है। पहली बात, एक हिंट देता हूँ जिस किसी को अभी मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में 1 मोल यूज हो रहा है। अब हाइड्रोजन का मास कितना रहता है? तो आई गेस हाइड्रोजन का मास रहता है 1। अब यहाँ पे H2 में 2 हाइड्रोजन है, तो उसका मास कितना हो जाएगा? 2। मतलब यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन यूज हो रहा है, 1 मोल में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन यूज हो रहा है, एंड वो 2 ग्राम हाइड्रोजन में एंथैल्पी कितनी चेंज आ रही है? एंथैल्पी चेंज आ रही है 286 किलो जूल, -286 किलो जूल। तुम लोगों को पार्ट बी में पूछा है 1 ग्राम के लिए कितना होगा। मेरे ख्याल से इतना हिंट तुम लोगों को सफिशिएंट है, अभी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। करेक्ट बोल रहे थे आप भी कार्तिक, मोल्स के कंसेप्ट से भी जा सकते हैं। राइट कोमल? ओके, लिख दो, ये कंप्लीट करो। सेकेंड पार्ट भी इसका सॉल्व करना। ओके चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ए पार्ट, तुम लोगों को वर्कडन पूछा था और रिएक्शन अगर दिखी और वर्कडन पूछा है तो वी विल यूज माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। तो डेल्टा एन जी की पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो, यहाँ पर ये लिक्विड है तो ये 0 हो गया। यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे आधा मोल, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 3/2। समझ में आ रहा है ना ये 3/2 क्यों आ रहा है? ओके, तो अब डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ -3/2, ठीक है। तो 0 -3/2, तो माइनस ऑफ -3/2, डेल्टा एन जी कैलकुलेट करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना? इंटू 8.314 इंटू 300, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोगों ने मुझे पहले से आंसर सेंड करके रखा है, तो मैं वही उठा के लिखने वाला हूँ। मल्टीप्लीकेशन का आंसर इतना आने वाला है, ठीक है, विच इज नथिंग बट 3.74 किलो जूल्स। कल से ओके। तो अब ये तो हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी देखते हैं। अब ऊपर अगर तुम लोग देखोगे तो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए वी रिक्वायर -286 किलो जूल्स, ठीक है। -286 किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हम लोगों को कितने मोल्स के लिए चाहिए? देखो, 1 ग्राम के लिए पूछा है। अब 1 ग्राम हाइड्रोजन मतलब आधा मोल हो जाता है, तो आधे मोल के लिए कितना आएगा? तो ये हाफ यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड यू विल गेट 1/2 इंटू -286। 1 नीचे आएगा तो उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। आंसर विल बिकम -143 किलो जूल। एनी डाउट? फाइनली हम लोगों को इंटरनल एनर्जी काउंट करनी थी, तो इंटरनल एनर्जी के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या आएगा? पार्ट सी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। अब डेल्टा यू हम लोगों को काउंट करना है, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब देखो, बहुत सारे लोगों ने ये वाली वैल्यू यूज करेंगे ऐसा सोचा होगा या फिर कुछ,
तो ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले डेल्टा यू की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है देखते हैं। तो -286, ठीक है, -286 माइनस डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आई थी, तो वो आया था -3/2 इंटू, ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा हूं मैं। मिस्टेक क्या हो रही है, तो आर की वैल्यू हम लोग लेते हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो वो जूल्स में है, और मैं यहाँ पे 286 की किलो जूल्स में वैल्यू ले रहा था, तो वो पहले जूल्स में कन्वर्ट करो, 3 जीरो आ जाएंगे, माइनस माइनस ऑफ 3/2 इंटू 8.314 इंटू 300, ठीक है। तो -286,000 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड इस मल्टीप्लीकेशन का आंसर था 3741.3, ठीक है। इसका आंसर मुझे कुछ लोगों ने भेजा है, तो वो लिख रहा हूं मैं, -282,258.7 जूल्स। ये हो गया डेल्टा यू का आंसर। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो डेल्टा यू काउंट करने के लिए वैल्यूज यूज की थी, वो कितने के लिए थी, तो दिस वन वॉज फॉर 2 ग्राम्स। समझ में आ रही है, 2 ग्राम के लिए वैल्यू थी, जहां पे डेल्टा एच की वैल्यू जो थी वो 2 ग्राम की थी। अब क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है, 4 ग्राम के लिए, तुम लोग अभी लिख सकते हो, दिस मच इज वैलिड फॉर 1 मोल। तो 1 मोल H2 के लिए डेल्टा यू की वैल्यू क्या थी, तो -282.2 किलो जूल। जूल्स को मैंने किलो जूल्स में कन्वर्ट किया, 1 2 3, ठीक है। अब 4 मोल, 4 ग्राम मतलब 2 मोल्स, तो 2 मोल्स के लिए कितना होगा, तो you will do -282.2 into 2, which is nothing but 465 minus 564.4 किलो जूल्स, ठीक है। तो एनी डाउट, देखो ये क्वेश्चन लेने के बाद थोड़े स्टूडेंट्स कम हो गए, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट हो भी जाए तो ऐसे लीव मत किया करो, ओके। तो बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट इसका आंसर आ गया था, बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसे अज्यूम करूंगा कि बहुत लोगों को समझ में आ रहा है। अब एक एक्स्ट्रा का टॉपिक, कंडीशंस under which delta U and delta H, change in internal energy and change in enthalpy becomes equal, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, अगर लैग हो रहा है तो बात अलग है। हम्म, जिस किसी का क्वेश्चन लिखना बाकी था, जरा लिख दो। यस ऋतुजा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चल जाएगा। वेरी नाइस ऋषिकेश, करेक्ट बोल रहे हो। हो गया सबका लिख के, जिसने बोला था क्वेश्चन दिखाने के लिए। नहीं तो एक काम करना, एक स्क्रीनशॉट ले लो सिर्फ, ओके। चलो, लेट्स मूव अहेड नाउ। कंडीशंस अंडर विच डेल्टा एच एंड डेल्टा यू विल बिकम इक्वल, ठीक है। हम लोगों के फॉर्मूलाज जरा मैं तुम लोगों को याद दिलाता हूँ पहले। तो पहला फॉर्मूला था डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा वी, एंड दूसरा फॉर्मूला था डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताओ, डेल्टा एच और डेल्टा यू ये दोनों ही बचने चाहिए, मतलब ये टर्म जीरो होनी चाहिए और ये भी टर्म जीरो होनी चाहिए। कब ऐसे होगा, वेरी नाइस, बहुत लोग डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो पहली कंडीशन जो है वो रहेगी व्हेन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, ऋतुजा करेक्ट बोल रहे हो,
प्रणव करेक्ट बोल रहे थे। तो डेल्टा वी जीरो, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। तो अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, एंड कुछ लोगों ने तो कांस्टेंट वॉल्यूम भी बोलने की तकलीफ नहीं दी थी, और डायरेक्ट प्रॉपर आंसर दिया था विच इज आइसोकोरिक कंडीशन। ठीक है, तो वेरी नाइस। अब आइसोकोरिक कंडीशन में डेल्टा एच एंड डेल्टा यू दोनों सेम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी विल बिकम जीरो, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू जीरो। डेल्टा वी की वैल्यू जीरो कर दी। ठीक है, तो पी इंटू जीरो मतलब फाइनली अपने पास बचेगा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। ठीक है, अब सेकंड फॉर्मूला में हम लोग क्या जीरो कर सकते हैं बताओ? सेकंड फॉर्मूला में हम लोग क्या जीरो कर सकते हैं? तो हम करेक्ट बोल रहे हो। तो ओवर हियर सेकंड कंडीशन, व्हेन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज नॉट अचीवेबल, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हम लोग नहीं पहुंच पाते। तो व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम। ठीक है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे तो डेल्टा एन की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो वी विल गेट डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस जीरो इंटू आर टी, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो विल बिकम जीरो, हेंस डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। ठीक है, एंड और एक थर्ड कंडीशन है। अरे प्रणव सही बोल रहे हो, करेक्ट बोल रहे हो, ये तुम लोगों को पहले हुआ तो नहीं है ना जो कुछ है, बट करेक्ट बोल रहे हो। व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, व्हेन ऑल reactants and products are in solid or liquid phase, ये थर्ड पॉइंट है। जब सारी चीजें सॉलिड या फिर लिक्विड में रहेंगी तो गैस है ही नहीं। अगर गैस ही नहीं है तो डेल्टा एन जी की वैल्यू पहले से जीरो हो गई। याद रखना ये क्या रहता है, डेल्टा एन जी रहता है। तो अगर सारे के सारे सॉलिड या फिर लिक्विड है तो गैस ही नहीं बची, गैस ही नहीं बची तो वापस डेल्टा एन जी विल बिकम जीरो, एंड हेंस डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पहले भी पूछे हैं बोर्ड्स में। ठीक है, कंडीशन अंडर विच डेल्टा यू विल बिकम इक्वल टू डेल्टा एच। ठीक है, तो ये बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों को याद रखना है, इसमें ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो लिख लो ये तीन कंडीशंस दिए, देन वी विल मूव अहेड। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग डालना एंथैल्पी चेंज। ठीक है, डेल्टा एच। अब एंथैल्पी चेंज दो टाइप का रहता है। एक रहता है नॉर्मल एंथैल्पी चेंज, मतलब जिसे हम लोग सिर्फ एंथैल्पी चेंज बोलेंगे, जो हेडिंग भी है, मतलब डेल्टा एच। ठीक है, it can take place at any temperature, any concentration, and any pressure. Can take place at any condition. इसमें कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ठीक है, एंड दूसरा रहता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा एच जीरो या फिर डेल्टा एच नॉट। ऊपर अगर जीरो लग गया तो याद रखना इट मींस स्टैंडर्ड।
तुम लोग ये आगे भी बहुत बार पढ़ोगे। एक रहता है ई नॉर्मल ईएमएफ, दूसरा रहता है ई नॉट स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो ये हम लोग आगे वापस पढ़ने ही वाले हैं, थोड़ी बहुत चीजें ऐसे। तो नॉट आ गया मतलब स्टैंडर्ड चेंज, तो विल टेक प्लेस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अब मेरी स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या है, तो देखो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। एक्चुअली ये 1 बार रहता है, मैं हमेशा तुम लोगों को याद दिलाता हुआ, एक्चुअली इट इज 1 बार, बट एचएससी बोर्ड में हम लोग 1 एटमॉस्फेयर ही बोलते हैं, और 1 बार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना रहता है बताओ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना रहता है? वेरी नाइस, तो हम करेक्ट आंसर बोल रहे हो। तो याद रखो, आज तक 11th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन पढ़ा है। 11th स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोगों ने 273 केल्विन पढ़ा है। बट अब यहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स मतलब डे टू डे लाइफ की चीज है। मुझे बताओ, लैब में जब रिएक्शन करते हो तो 273 डिग्री मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे करते हो या रूम टेम्परेचर पे करते हो? आयुष करेक्ट बोल रहे हो। तो लैब में हम लोग रूम टेम्परेचर पे चीजें करते हैं, एंड हेंस ओवर हियर थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड टेम्परेचर बन जाएगा रूम टेम्परेचर विच इज 298 केल्विन। आई होप तुम लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है। 11th तक हम लोग थियोरटिकल सोच रहे थे, लैब का कुछ सोच नहीं रहे थे, बट अभी हम लोग लैब में क्या कंडीशन रहेगी वो देखने वाले हैं। तो वो हम लोगों की स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई विच इज 298 केल्विन। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? नहीं अजिंक्य, उसे एनटीपी नहीं बोलेंगे अभी, मतलब इसे स्टैंडर्ड ही हम लोग बोलेंगे। अब कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होता है 1 मोलार। ठीक है, 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन इज माई स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन। एंड अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर देखने गए तो वो होने चाहिए 1 मोल, 1 मोल के लिए। ठीक है, तो दीज आर माई स्टैंडर्ड कंडीशन। एंड इस कंडीशन पे अगर हम लोग कोई चीज करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच नॉट। ठीक है, तो अभी हम लोग एंथैल्पी चेंजेस देखने वाले हैं, और तुम लोग वो मुझे उसमें इसमें मतलब कंप्लीटली तुम लोगों की हेल्प चाहिए मुझे, तुम लोग ही आंसर्स देने वाले हो। ठीक है, तो चलो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। एंथैल्पी ऑफ फेस चेंज। ठीक है, अब फेस चेंज मतलब क्या, तो अगर समझो मेरे पास सॉलिड है, तो सॉलिड कैन गो टू लिक्विड फॉर्म। अगर मेरे पास लिक्विड है तो लिक्विड कैन गो टू गैसियस फॉर्म। अगर मेरे पास गैस है या फिर सॉलिड है, देन इट कैन गो डायरेक्टली टू गैसियस फॉर्म। एक्चुअली गैस टू सॉलिड जाना चाहिए, बट सॉलिड टू गैस हम लोग कंफर्टेबल है। ठीक है, अब इन प्रोसेस का नाम लिख देते हैं अच्छे से। सॉलिड है एंड वो लिक्विड में जा रहा है। ठीक है, सॉलिड है एंड वो लिक्विड में जा रहा है, तो इसे हम लोग लिक्विफिकेशन बोलते हैं, और उसे और एक नाम है फ्यूजन। ठीक है, सॉलिड अगर लिक्विड में जा रहा है तो उसे हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, एंड उसी बदले लिक्विड अगर सॉलिड में जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। वाटर को हम लोग जब आइस में कन्वर्ट करते हैं तो लिक्विड से सॉलिड में जाता है, और हम लोग बोलते हैं वाटर फ्रीज हो गया। ठीक है, तो ये अब लिक्विड को अगर हम लोग गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लिक्विड को वेपराइजेशन, करेक्ट बोल रहे हो, वेपराइजेशन इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। और गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो तुम लोगों के पास अगर एक ठंडी पानी की बॉटल है और उसके ऊपर वाटर वेपर्स आके लिक्विड में कन्वर्ट हो गए तो तुम लोग क्या बोलते हो, क्या हो रहा है? अजिंक्य करेक्ट बोल रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। ठीक है, अरे बहुत लोगों के आंसर आ गए थे बाद में। ओके, सबका आंसर करेक्ट थे। अब नेक्स्ट, सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। वेरी नाइस। ठीक है, इसके उल्टे प्रोसेस को क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, मतलब इसकी उल्टी उल्टी प्रोसेस होती भी नहीं है एक्चुअली। सॉलिडिफिकेशन, ओके, सॉलिडिफिकेशन आई हाईली डाउट, हो सकता है, बट लेट इट बी। तो
ये 5 प्रोसेसेस हम लोग देखने वाले, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस, खत्म। ठीक है, गैस टू सॉलिड डायरेक्ट ट्रांजिशन इजीली नहीं होता, तो वो हम लोग नहीं देखने वाले। तो चलो एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज में फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब तुम लोगों को इसके ऊपर एक एक मार्क का क्वेश्चन आता है, राइट द डेफिनेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी? तो द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब ये हो गई एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन 1 mole of a solid is converted to its liquid state। गेटिंग इट? ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन 1 mole ऑफ अ सॉलिड इज कन्वर्टेड टू इट्स लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मेरे पास वाटर है जो कि सॉलिड फॉर्म में, दिस वाटर इज कन्वर्टेड टू वाटर इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, अब वाटर सॉलिड फॉर्म में रहता है, मतलब ये आइस है। तो देखो, आइस अगर लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला है, तो लिक्विड में कन्वर्ट होते वक्त इट विल एब्जॉर्ब हीट और इट विल रिलीज हीट। लिक्विड में कन्वर्ट होते वक्त इट विल एब्जॉर्ब हीट और रिलीज हीट। प्रणव करेक्ट बोल रहे हो? अक्षय, ऋतुजा करेक्ट, यश करेक्ट, अश्वत करेक्ट। ओके, तो जब अभी सबके आंसर्स आ रहे हैं, अच्छे से करेक्ट आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये आइस क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में से ऐसे हीट एब्जॉर्ब करेगा ना, वो गर्मी एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके वो आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लोहित करेक्ट है, आयुष, ऋषिकेश, स्नेहा करेक्ट आंसर थे, मानस करेक्ट। तो जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए? एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए? तो करेक्ट बोल रहे हो, पॉजिटिव आएगी। एंड इसकी वैल्यू रहती है 6.0। हाँ बाय द वे, इसका रिप्रेजेंटेशन लिखना मैं भूल गया। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन विच इज प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल। एक मोल वाटर के लिए प्लस 6.01 किलो जूल्स की एनर्जी रिक्वायर्ड है। एक मोल वाटर मतलब कितने ग्राम वाटर? एक मोल वाटर मतलब कितने ग्राम वाटर? करेक्ट बोल रहे हो सब जन, 18 ग्राम्स वाटर। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम था फ्यूजन। अब अगर सेम में फ्यूजन के बदले फ्रीजिंग कर रहा हूं, ठीक है, पानी है जिसको मैं फ्रीज कर रहा हूं, एंड फ्रीज होके वो वाटर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो फ्रीज हो गया मतलब उसको आइस क्यूब बना दिया हम लोगों ने। और अगर मैंने उसको आइस क्यूब बना दिया, तो मुझे बताओ एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग कितनी आनी चाहिए? वेरी नाइस। तो यहाँ पे ये पहले देखो, ऊपर वाले प्रोसेस में जब ये लिक्विड में जा रहा था तो ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, अभी ये हीट रिलीज करेगा। एंड अगर ये हीट रिलीज करेगा तो इट्स आंसर विल बिकम माइनस 6.01 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला? अगर रिवर्स प्रोसेस हो रही है तो एंथैल्पी की वैल्यू भी रिवर्स, मतलब माइनस, प्लस से माइनस या फिर माइनस से प्लस हो जाएगी। ठीक है, लिख दो ये। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट।
सो हाँ, ये वैल्यू सिर्फ वाटर के लिए है। दिस वैल्यू इज ओनली फॉर वाटर, ठीक है। अगर केमिकल चेंज कर दिया तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में क्या होगा, वेपर फॉर्मेशन होगा। वेपर फॉर्मेशन का किसे होगा, तो लिक्विड से होगा। तो वाटर ये लिक्विड फॉर्म में था एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज इन प्ले, वेपराइजेशन हो रहा है। एंड अब डेफिनेशन लिख के देने की जरूरत नहीं है ना, द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इज कन्वर्टेड टू 1 मोल ऑफ अ गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो बताओ। किसी एक लिक्विड को, वेरी नाइस कार्तिक, करेक्ट बोल रहे हो। लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो वैल्यू प्लस आनी चाहिए, नहीं माइनस आनी चाहिए। सब जन करेक्ट बोल रहे हो, यश करेक्ट आंसर है। एंड इसकी वैल्यू मैं जस्ट देख रहा हूँ, इट इज ओके, हाँ। तो इसकी वैल्यू प्लस आनी चाहिए, करेक्ट बोल रहे हो सब जन। तो वैल्यू इज प्लस 44.0 किलो जूल पर मोल। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक डाउट आता है कि भाई ये वैल्यूज याद रखनी है क्या, तो ये वैल्यूज तुम लोगों को याद नहीं रखनी है, ठीक है। ये वैल्यूज तुम लोगों को एग्जाम में दी गई रहेंगी। तुम लोगों को सिर्फ कब प्लस आएगा और कब माइनस आएगा वो समझ में आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग उल्टा करेंगे, वाटर है, किसी को भी प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछ लो। उसे हम लोग वेपर में ना लेते जाते हुए लिक्विड में लेके जा रहे हैं, तो कंडेंसेशन होगा, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, ये वाटर लिक्विड फॉर्म में चला गया, तो डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन ये आ जाएगा माइनस, वेरी नाइस। तो किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ तक इसे कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अब लास्ट एंड देन विल स्टॉप दिस लेक्चर, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, एंथैल्पी चेंज और सब्लिमेशन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। वाई लिक्विड टू गैस रिक्वायर्स मोर देन सॉलिड टू लिक्विड, ओके। तो इन मुझे बताओ, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आई गेस तुम लोगों को 0 डिग्री पे वाटर सॉलिड टू लिक्विड में चेंज दिख जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री पे डायरेक्ट वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, बट लिक्विड को गैस में लेके जाने के लिए हमें उसे 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा टेम्परेचर गैप आ गया ना, तो इतना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हम लोगों को ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। जिन लोगों को डाउट का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, डाउट क्या था वो बता देता हूँ कि सॉलिड टू लिक्विड जाने के लिए +6 किलो जूल है, बट लिक्विड टू गैस जाने के लिए +44 है, तो इतना बड़ा गैप क्यों। तो रीजन यही है कि यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। ओके, हाँ वो तुम लोगों का फेस चेंज वाला ग्राफ, ओके। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन टुडेज लास्ट टॉपिक। तो सब्लिमेशन मतलब क्या, तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू इज गैसियस स्टेट, तो सब्लिमेशन प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे एक लॉजिक देखो जरा, ये मैं वाटर के एनर्जी लेवल्स बना रहा हूँ, समझ लो। यहाँ पे वाटर सॉलिड फॉर्म में था जहाँ पे सबसे कम एनर्जी है, यहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में थोड़ा ज्यादा एनर्जी, यहाँ पे वाटर गैसियस फॉर्म में एकदम ज्यादा एनर्जी, ठीक है। अब मुझे बताओ, अक्षय करेक्ट बोल रहे हो, पानी को सॉलिड में से मतलब आइस फॉर्म में से लिक्विड में लेके जाने के लिए मुझे एंथैल्पी चेंज कितना लगा था, तो +6.01 किलो जूल्स का। उसके बाद लिक्विड से गैस में लेके जाने के लिए एंथैल्पी चेंज लगा था +44.0 किलो जूल्स का। तो मुझे बताओ इतने पूरे ट्रांजिशन के लिए कितना लगेगा, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन कितना हो जाएगा, +50.1 किलो जूल्स, खत्म, इतना ही है।
और कुछ नहीं। ठीक है, तो तुम लोगों को एक छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी। हाँ, बाय द वे इसके ऊपर से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, तुम लोगों को समझ में आई कि नहीं पता नहीं, तो कंक्लूजन निकल क्या रहा है बताओ। व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? देखते हैं इससे तुम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हो। तुम लोगों ने डायरेक्ट मुझे 50.1 आंसर तो दे दिया था, बट कौन से बेसिस पे कि ये ऐसा ही होगा? तो दिस थिंग प्रूव्स दैट this thing proves that enthalpy is, ऋतुजा वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन। देखो, तुम लोग पानी को डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में लेके जाओ, सॉरी तुम लोग पानी को डायरेक्ट सॉलिड से गैस में लेके जाओ, तभी भी तुम लोगों को 50 किलो जूल्स की हीट देनी है। और एल्स सॉलिड को पहले लिक्विड में लेके जाओ और उसके बाद गैस में। तुम लोगों को समझ में आ रही है यहाँ पे एक प्रोसेस दो स्टेप में भी हो रही है और सिंगल स्टेप में भी हो रही है। तुम लोग पानी को, लिक्विड को, वाटर को सॉलिड से डायरेक्ट गैस में लेके जाओ, या फिर पहले तुम लोग उसको लिक्विड में लेके जाओ और उसके बाद गैस में लेके जाओ। यहाँ पे सिंगल स्टेप में हो रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग स्टेप में हो रहा है। तुम लोगों को एंथैल्पी की एक ही वैल्यू मिल रही है। इट मींस दैट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन एंड नॉट अ पाथ फंक्शन। पाथ चेंज करने के बाद भी उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो we can stop over here. We'll continue from this point in next lecture. So see you next time. Bye bye and God bless you.